सो हेलो वेलकम और वेलकम बैक एवरीवन। ये है हमारा CUET PG 2026 का प्रिपरेशन वाला बैच, जिसमें हम लोग साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फुल सिलेबस का इन डेप्थ रिवीजन विथ रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस विच विथ ईच एंड एवरी PYQs ऑफ 2022, 2023, 2024 एंड 2025 एज वेल। सो हम लोग का ये जो है सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग CUET PG का जो है सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। मैं जस्ट आपको एक बार दिखा दूं, हमारा जो है ये सेकंड पार्ट चल रहा है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का। तो वी आर गोइंग अहेड विथ आवर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी सेकंड लेक्चर। चलिए तो शुरू करते हैं। पिछली चीज़ें जो भी हमने पढ़ी थी वो एक बार आप जो है रिकॉल कर लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइकोलॉजी में अभी तक कोई बात हुई कि हाँ भाई कैसे जो है इवोल्यूशन देखने को मिला था, वेस्टर्न इवोल्यूशन साइकोलॉजी का। अब हम लोग धीरे धीरे बात करने वाले हैं फिलॉसफी और हिस्ट्री इस साइकोलॉजी की, इस साइंस की। बेसिकली क्या हुआ था ना कि जैसे जैसे हमारा जैसे वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो है ग्रोथ और इवोल्यूशन देखने को मिला, वैसे ही ये अपने इंडिजिनस साइकोलॉजी का, ईस्टर्न साइकोलॉजी का, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी साइकोलॉजी जो है उसका भी इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसकी हिस्ट्री जानने की और कोशिश करते हैं तो हमें देखने को मिलता है अलग अलग तरीके के जो है डिबेट्स, अलग अलग तरीके के फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट या फिर नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस। तो कुछ उनके बारे में हम और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ जो है ऐसे भी चीज़ें हुई थी जो 1879 के पहले भी कुछ चीज़ें हुई थी, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मॉडर्न साइकोलॉजी जो है कैसे आगे बढ़ रहा है उस पर भी थोड़ा सा और ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, सो ये थोड़ा इन डेप्थ लेक्चर होने वाला है, तो कृपया इसको जो है बहुत ध्यान से देखें और समझें। तो चलिए, सबसे पहला जो है हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है इंसान, पहला डिबेट तो यही था कि इंसान को कोई भी चीज़ पता कैसे लगती है, कोई भी चीज़ इंसान कैसे जानता है। तो इस पे जो है आगे चल के हमें डिबेट देखने को मिलता है, आगे चल के हमें डिबेट देखने को मिलता है इम्प्रिसिज्म और रेशनलिज्म का। इम्प्रिसिज्म वाले लोग कहते हैं कि वी नो थिंग्स ओनली बिकॉज वी टच, वी कैन सी और वी कैन हीयर देम। मतलब हम चीज़ें अपने सेंसरी ऑब्जर्वेशन से ही चीज़ों की जानकारी ले पाते हैं। वो गर्म है कि नहीं, अगर हम वो टच करके फील कर पाते हैं कि हाँ भाई वो गर्म है कि नहीं, वो कैसा है, वो टच करने में कैसा फील हो रहा है, देखने में कैसा फील हो रहा है, सुनने में कैसा फील हो रहा है। मेनली हम लोग जो है अपने सेंसरी चीज़ों से ही इस पूरे यूनिवर्स का, अपने पूरे इन्वायरमेंट की जानकारी रखते हैं। ये बात कही जा रही है एम्प्रिसिज्म के द्वारा। और ये जो है यही आगे चल के एक्सपेरिमेंटल मेथड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके जो है एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा ये। उसके बाद जो है एक दूसरा, एक बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट देखने को मिलता है कि हम लोग जो है, इसलिए हम लोग के पास जो भी जानकारी है किसी भी चीज़ की, वो इसलिए है क्योंकि वी कैन थिंक, वी कैन यूज़ लॉजिक, वी कैन यूज़ रीजनिंग। इसलिए जो है हम लोग के पास चीज़ों की जानकारी है। मतलब वी कैन कैलकुलेट थिंग्स लाइक कि आई कैन कैलकुलेट 2+2 = 4 इन माई माइंड। मतलब ज़्यादातर बार ऐसा भी होता है कि हम लोग चीज़ों को अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस से बिना भी जो है रैशनली देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए जो है हमें जो भी जानकारी अभी तक मिली है वो उस कारणों से मिली है, इसलिए हम चीज़ों को जानते हैं। तो ये बिल्कुल ही अलग थॉट्स थे एम्प्रिसिज्म और रैशनलिज्म के। आई होप आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइकोलॉजी ऐसे ही अचानक से वैक्यूम में क्रिएट नहीं हो जाता है। इसको अलग अलग जो है स्पेसिफिक कॉन्स्टेनेशंस में रिगार्डिंग नेचर ऑफ ट्रूथ, मतलब इसके जो है अलग अलग सच सामने आते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कितने लोगों का ये मानना था ना कि जब हिस्ट्री जो है आगे बढ़ता है, वो इनमें दो थ्योरीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहली तो एक जो है हिस्टोरियोग्राफी में ये थ्योरी देखने को मिलती है, ग्रेट मैन थ्योरी। और फिर जो है जेटचिस थ्योरी। देखिए, ग्रेट मैन थ्योरी और जेटचिस थ्योरी जो है बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। मैं आपको एक बार बता दूं, ग्रेट मैन थ्योरी का मतलब होता है कि वो थ्योरी जो है इस बात को सपोर्ट कर रही है कि हिस्ट्री जब चेंज होता है वो किसी जीनियस के कारण चेंज होता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आइंस्टाइन का जो है आना, चीज़ों को बिल्कुल ही बदल देना, या फिर जो है गांधी जैसे इंसान का आना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन फ्रीडम फाइट में। तो बिल्कुल वो जीनियस के कारण ही
हिस्ट्री जो है वो बदलती है। कोई अचानक से ऐसा सडन चेंज होता है किसी जीनियस के कारण और उसका महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए जो है हिस्ट्री बदलती है, ये मानना है ग्रेट मैन थ्योरी का। बट द थिंग इज़ कि इसके बिल्कुल विपरीत एक और थ्योरी आती है जिसको हम लोग जेटजिस्ट थ्योरी बोलते हैं। जेटजिस्ट थ्योरी का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल कि हिस्ट्री तब बदलती है जब कल्चर और सोसाइटी उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयार होती है। खाली सिर्फ एक जीनियस आने से ऐसा नहीं होता है। वो जीनियस आया ही इसलिए क्योंकि जो है वो उस पर्टिकुलर कल्चर, उस पर्टिकुलर टाइम में कल्चर और सोसाइटी उस चीज़ के लिए रेडी थी। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज देखने को मिलती हैं। जस्टिस थ्योरी ये कहती है कि कल्चरल और सोसाइटी के रेडी, कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट उस समय का ऐसा था, वो रेडी इस बात के लिए थी कि जो है एक नई चीज़, एक नया थॉट इवॉल्व हो पाए। फॉर एग्जांपल डार्विन का इवोल्यूशन वाला थ्योरी की जो है अलग अलग जगहों पे बहुत सारे जो है खुदाई का कार्यक्रम चल रहा था। फिर जो है धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी खुदाई में, तब जाके डार्विन का जो है थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ। यानी डार्विन जो है, अगर हम ग्रेट मैन थ्योरी के अनुसार कंसिडर करें तो वो एक जीनियस थे, उन्हीं के कारण पूरा हिस्ट्री बदल गई। बट अगर हम जेटजिस्ट थ्योरी के कारण के अनुसार देखें तो क्योंकि उस समय की कल्चरल और सोसाइटल जो टाइमलाइन था वो रेडी था इस बात के लिए, इसीलिए जो है जीनियस वहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, और वो नहीं होता तो कोई और ऑफ कोर्स डार्विन की थ्योरी लेके आता, कोई और ऑफ कोर्स जो आइंस्टाइन ने जो भी वर्क्स किए हैं फिजिक्स में वो करता। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल जो है आपने देख ही लिया कि बहुत सारे लैब्स जो है वुंड के टाइम पर ही खुलते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि वर्ल्ड रेडी हो गया था साइकोलॉजी के लिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक कुंग्स का पैराडिज्म वाला जो है कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे कुंग्स का पैराडिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है वो सुनिएगा। कुंग का पैराडिज्म वाला कॉन्सेप्ट, पैराडिज्म का मतलब होता है ना कि ए वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क और अ वर्ल्ड व्यू लाइक अ पेयर ऑफ ग्लासेस एवरीवन वियर्स। फॉर एग्जांपल कि आप देखिए कि जैसे हम लोग जो है फिजिक्स में कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी, जैसे न्यूटन की दी हुई थ्योरीज़ का जो है न्यूटन की दी हुई सिद्धांतों का जो है पालन करते हैं, मतलब सभी लोग उस चीज़ को मानते हैं, एग्री करते हैं, एग्री होते हैं उस बात पे। तो ये पूरा पैराडिज्म कहीं पे जाके एग्री हुआ, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसको पूरी ऑलमोस्ट जो है पूरी मानव सभ्यता एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ भाई ये चीज़ तो सही है। एक वाइडली एक्सेप्टेड जो है फ्रेमवर्क आ जाए, कोई वर्ल्ड व्यू आ जाए जिसको बहुत सारे लोग उस बात पे एग्री करें, इसको हम लोग बोलते हैं पैराडिज्म। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी अभी भी जो है प्री प्रैग्मेटिक साइंस है। इसका मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क, कोई एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स जो है, कंपीटिंग थॉट्स, स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो है सामने आए हैं। फॉर एग्जांपल बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ये कोई सिंगल जो है एग्री थ्योरी नहीं आया है। फॉर एग्जांपल जैसे फिजिक्स में जो है आया था उसके अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जब जो प्रिकर्सर्स थे, फॉर एग्जांपल कि जैसे 1879 में अपने विलियम वुंड जी जो है साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की शुरुआत करते हैं, तो उसके पहले भी कुछ प्रिकर्सर्स थे जिन्होंने इस चीज़ के फाउंडेशन, इस चीज़ का फाउंडेशन रखा। क्या था वो सुनते हैं हम लोग। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है जिनको हम लोग बुलाते थे हर्मन वोन हेल्महोल्ट्ज़, ऐसे करके जो है काफ़ी वेस्टर्न नाम है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में जो भी मेरे से मिस्टेक हो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप जानते हैं इसको कैसे याद रखना है। तो हर्मन वोन हेल्महोल्ट्ज़ जो है ये आते हैं और ये जो है इस फिजिक्स को लिविंग बींग्स की स्टडी पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे जो है फिजियोलॉजिस्ट भी इस काम में आ रहे थे, जैसे इवान पावलोव जैसे लोग जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे थे कुत्तों पे, वैसे लोग भी थे। तो वैसे ही यहाँ पे हर्मन वोन हेल्महोल्ट्ज़ जो है वो एक फिजिसिस्ट थे, एक फिजियोलॉजिस्ट थे, जो कि जो है बॉडी को एक मशीन की तरह ट्रीट करते थे। सबसे पहला लॉ जो फिजिक्स का वो लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो प्रूव करते हैं कि एनर्जी जो है लॉस्ट नहीं होता है, जस्ट ट्रांसफॉर्म होता है। वो यही वाला जो है
सिद्धांत, यही वाला फिजिक्स का सिद्धांत, यही वाला साइंस का सिद्धांत जो है वो लेके आते हैं लिविंग बॉडीज़ में भी अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स की बॉडी पर वो अप्लाई करते हैं और जो है ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमंस भी जो है फिजिकल एनर्जी सिस्टम ही है, वो भी जो है फिजिकल एनर्जी सिस्टम है, वो वैसे मैजिकल बींग्स नहीं है। और फ्रॉड जो है आगे चल के इस चीज़ को साइकिक एनर्जी कहते हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि कोई भी एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट नहीं होती है और वो जस्ट ट्रांसफॉर्म ही होती है। फिर जो है एक नर्व कंडक्शन की बात वो करते हैं। नर्व कंडक्शन की बात के मतलब कि पुराने समय में ये माना जाता था कि नर्व सिग्नल जो है एकदम लाइट की स्पीड से होते हैं, वो हम लोग कभी भी मेजर नहीं कर सकते, बहुत तेज़ी से होते हैं। लेकिन जैसे ही हेम्थॉज ने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने जो है एक फ्रॉग के लेग फ्लॉग मतलब एक जो है मेढक पकड़ा और मेढक के लेग से जो है नर्व कंडक्शन की स्पीड मापने की कोशिश करी, तब उन्हें पता चलता है कि जो है रिजल्ट आ रहा है कहीं कहीं पे 25 to 30 मीटर पर सेकेंड का जो है स्पीड आता है नर्व कंडक्शन का। और ये इम्पल्स जो है टाइम लेता है, इसका मतलब ये टाइम लेता है। सबसे पहली बात तो ये प्रूफ हो गई कि नर्व कंडक्शन लाइट की स्पीड से नहीं होता है, ये टाइम लेता है, ये स्लो है। और दूसरी चीज़ ये प्रूफ हो गई कि ये फिजिकल हो सकता है, ये मेजरेबल हो सकता है, मतलब ये रिलेटिवली स्लो है, इसका मतलब हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट यहाँ पे ये था कि मेंटल प्रोसेसेस जो है टाइम लेते हैं और मेजर किए जा सकते हैं। तो ये हो पाया पॉसिबल अपने हेम्थॉज के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद वो ये एक थ्योरी ऑफ परसेप्शन भी लेके आते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग जो है जो भी चीज़ें देखते हैं वी डोंट जस्ट सी, आवर ब्रेन मेक्स अ बेस्ट गेस बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन जो है हमारे सामने से दूर जा रहा हो तो वो हमारे रेटिना पे धीरे धीरे छोटा होते जाता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो छोटा हो रहा है, हम ये सोचते हैं कि वो दूर जा रहा है। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली होते रहता है। ये कहीं ना कहीं वो उसके उनके थ्योरी इसके गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के जो है थ्योरीज के जैसा ही है। ठीक है, ये बात। और उसके बाद जो है आता है इनका एक और थ्योरीज ऑफ सेंसेस, जिसमें ये विजन और हियरिंग की भी बात करते हैं। यंग और हेम्थॉज जो है ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी देते हैं। ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी की आई के पास जो है 3 कलर रिसेप्टर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो ये थ्योरी देते हैं। उसके बाद हियरिंग के बारे में भी बोलते हैं वो कुछ की जो है रेजोनेंस प्लेस थ्योरी, मतलब डिफरेंट कान के डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट पीचेज पर, डिफरेंट साउंड के पीचेज पर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला नाम तो इनका आ गया जो हमें याद रखना है कि हेम्थॉज। ठीक है, दूसरा नाम एक और व्यक्ति का आता है जिनको हम लोग जानते हैं गुस्टाव फेचनर के नाम से। तो गुस्टाव फेचनर जी क्या करते हैं? गुस्टाव फेचनर जी वो एक ब्रिज जो है वो एक ब्रिज बना देते हैं किस चीज़ के बीच में? मेंटल वर्ल्ड और मेटेरियल वर्ल्ड के बीच में। फॉर एग्जांपल कि जो भी हम लोग सेंसेशंस फील करते हैं या फिर जो भी फिजिकल स्टिमुलस है उसके बीच में ये एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एक डिफरेंट ब्रांच ही लेके आते हैं जिसको ये कहते हैं साइकोफिजिक्स, जिसमें साइंटिफिक स्टडी होती है रिलेशन बिटवीन फिजिकल स्टिमुली एंड द सेंसेशंस दे इवॉक। तो साइकोफिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये लेके आते हैं और यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड्स की बात करते हैं। 2 थ्रेशोल्ड्स की बात करते हैं जिन्हें हमें याद रखना है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि वो मिनिमम इंटेंसिटी जो डिटेक्ट कर जो एक वो मिनिमम इंटेंसिटी, एक स्टिमुलस की वो मिनिमम इंटेंसिटी जो हम डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, जो हमें पता लग सके। ठीक है, और उसके बाद एक डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड लेके आते हैं ये कि अच्छा एग्जांपल मैं दे दूं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का पहले एग्जांपल दे दूं कि वो मिनिमम इंटेंसिटी जिसको हम लोग जो है फील कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, वो मिनिमम इंटेंसिटी किसी स्टिमुलस की। फॉर एग्जांपल कि कितनी धीमी आवाज़ में आप सुन सकते हैं, जैसे जो है परीक्षा के दौरान कोई आपका जो है पार्टनर अगर आपके कान में कुछ बोला तो वो कितनी धीमी आवाज़ तक आप सुन सकते हैं, वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होता है। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड का क्या मतलब होता है? द मिनिमम चेंज नीडेड टू नोटिस अ डिफरेंस। इसको जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप कितना मिनिमम जो है चेंज करेंगे जिससे आपको
डिफरेंस आपके जो भी डिफरेंस हुआ वो आपके नोटिस में आ जाए। फॉर एग्जांपल टीवी का वॉल्यूम अगर हम लोग 20 से 21 करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई जो है बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, हम जो है उसको फील भी नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हम टीवी का वॉल्यूम 25-30 करते हैं हमें तुरंत से फील होता है वो। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड हो गया, जिसको JND जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फेशनर का ये वाले लॉज जो है हमें याद रखने हैं। एक और लाइन वो बोलते हैं अपने जो है कार्यकाल में, वो फेशनर्स लॉ बोला जाता है उसको। ये बोलते हैं कि टू मेक द सेंसेशन ग्रो अर्थमेटिकली द स्टिमुलस मस्ट ग्रो ज्योमेट्रिकली। ठीक है, स्टिमुलस को जो है ज़्यादा बढ़ना होगा ताकि सेंसेशंस जो है वो फील हो पाए, सेंसेशंस आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो ऐसी बातें वो करते हैं। ये 2 लोगों के नाम हो गए जो हमें याद रखनी है, गुस्टाव थियोडोर फेशनर और अपने हार्मन वोन हेल्टहॉज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विलियम वुंड के बारे में जो है, जैसे हम लोग पहले से जानते आए हैं कि हाँ जी, विलियम वुंड जो है फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करते हैं 1879 में। उसके बाद उनका माइलस्टोन यही था। सिस्टम वो जो है वो यूज करते हैं वॉल्यूंट्रिज्म का। वॉल्यूंट्रिज्म का मतलब होता है कि द माइंड हैज़ द विल टू रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स इनटू हायर प्रोसेसेस। मतलब माइंड खुद जो है ये चाह रहा होता है कि वो जो है ऑर्गेनाइज कर पाए एलिमेंट्स को, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज कर पाए, टू मेक अ मीनिंगफुल कोई बात जानने के लिए माइंड ऐसा करता है। मीडिएट और इमीडिएट एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करते हैं। ये बोलते हैं कि मीडिएट एक्सपीरियंस इंटरप्रेटेड नॉलेज होता है, और ये उसकी बात नहीं कर रहे होते हैं जनरली अपने इंट्रोस्पेक्शन के दौरान। ये इमीडिएट एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं कि जो रॉ सेंसरी डाटा है, जो अचानक से जो है आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, ये विलियम वुंड जी उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। जैसे ये जो है इस चीज़ को, जैसे कॉन्शसनेस को जो है उसके कंटेंट्स में बांटने की कोशिश थी, सेंसेशन और फीलिंग जैसे। उसके बाद इनका मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन जो था वो सिर्फ थिंकिंग अबाउट द थॉट्स नहीं था, बट अ रिगरस लैब प्रोसीड्यूर था। मतलब ये ऑब्जर्वर्स को पहले रेडी करते थे ऑब्जर्वेशन के लिए, जो है ऑब्जर्वेशन रिपीटेबल बनाते थे, कंडीशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे ताकि जो है इनको बहुत जो है साइंटिफिक रिजल्ट देखने को मिले। रिगरस एक्सपेरिमेंटल सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते थे ये। ठीक है, कि एकदम जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल ध्यान दे, स्ट्रेंड अटेंशन के साथ जो है इस चीज़ को करे। क्रिएटिव सिंथेसिस की भी बात होती है कि माइंड क्रिएट्स न्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम एलिमेंट्स सिमिलर टू केमिस्ट्री, द होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पास्ट। ठीक है, तो ये बात भी होती है। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शसनेस, जैसा मैंने आपको बताया ही। सेंसेशंस और फीलिंग्स। सेंसेशंस फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, मोडेलिटी, और फीलिंग्स जो है ट्राई डायमेंशनल थ्योरी की बात आती है यहाँ पे। विलियम वुंड की एक ट्राई डायमेंशनल थ्योरी जिसके अनुसार जो है हमें 3 तरह की 3 फीलिंग्स जो है जनरली हमें देखने को मिलती है, महसूस होती है। पहला है प्लीजर और डिसप्लीजर, दूसरा है टेंशन और रिलैक्सेशन, और तीसरा है एक्साइटमेंट और डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई विलियम वुंड की इस वाली थ्योरी का। क्रिएटिव सिंथेसिस, जैसे मैंने आपको बताया ही कि माइंड जो है वो एक केमिस्ट की तरह एक करता है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके कुछ नया फॉर्म करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल ही अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ आके एक तीसरा अलग कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट होता है। ये साइंस के तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी थी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, तो विलियम जेम्स की बात आती है जो फंक्शनलिस्ट थे, फंक्शनलिज्म को सपोर्ट करते थे। ये जो है स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि जो है माइंड एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस की बात करते हैं फंक्शनलिज्म। ये कोई जो है स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इनकी एक किताब है। और फंक्शनलिज्म में जो है हम लोग सिर्फ एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर नहीं करते, हम लोग ये देखते हैं कि आखिर में उनकी यूटिलिटी क्या है, उनका फंक्शन क्या है, माइंड एक्चुअली में अडाप्ट कैसे करता है, क्योंकि ये काफ़ी डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे।
ठीक है। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस की बात करते हैं कि कॉन्शसनेस इज अ फ्लोइंग रिवर, नॉट जस्ट अ टॉप चेन ऑफ ब्लॉक्स। और कॉन्शसनेस काफ़ी पर्सनल और कॉन्टीन्यूअस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्सपीरियंस है, सेलेक्ट और काफ़ी सेलेक्टिव भी है, ठीक है। यू कैन नॉट हैव द सेम थॉट ट्वाइस, ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये बात बोलते हैं पैराडिज्म का। जस्ट अ मिनट में आपको जो है एक और यहाँ पे चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं क्या, या काउंटर इंट्यूटिव वे देखते हैं ये जेम्स और लेंग्स थ्योरी का। कॉमन सेंस जो है, आई सी अब कॉमन सेंस क्या कहेगा कि मैं जो है एक भालू देख रहा हूँ। अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जेम्स और लैंग थ्योरी है कि हम लोग को क्या लगता है कि हमें जो है पहले कोई इमोशन फील होता है फिर हमारी बॉडी एक्ट करती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि पहले हमारी बॉडी एक्ट करती है तब हमें वो चीज़ फील होती है कि हाँ भाई हम डर रहे हैं और वैसा चीज़ हो रहा है हमारे साथ। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप भालू देखें तो भालू देखने के बाद आपको डर लगा और आप भागे, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो है असली जेम्स और लैंग थ्योरी के अनुसार क्या है कि हम जब भालू देखते हैं तो पहला फिजियोलॉजिकल चेंज होता है कि हम भागते हैं और फिर हमको फियर फील होता है, फिर हम महसूस करते हैं कि हम डरे हुए हैं। हम लोग को सॉरी इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम रो रहे हैं और या चिल्ला रहे हैं या हम जो है किसी को हिट कर रहे हैं, इसलिए हम डरे होते हैं, इसलिए हमें सॉरी लगता है क्योंकि हम जो है कांप रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डरना और कांपना ये वाला रिलेशन या भालू को देख के भागने वाला रिलेशन ये बिल्कुल ही विपरीत है जो हम लोग अपने कॉमन सेंस से सोचते हैं उसके अनुसार, ठीक है। हम लोग ये सोचते हैं कि जो है फिजियोलॉजिकल चेंज ये बाद में होता है, इमोशंस फील पहले होते हैं, जबकि फिजियोलॉजिकल चेंज इनके अनुसार पहले होता है और इमोशंस हम लोग बाद में फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है यहाँ पे सेल्फ की, मटेरियल सेल्फ, सोशल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ की बात करते हैं। ये मटेरियल सेल्फ यानी हमारी बॉडी, हमारे क्लोथ्स, हमारी जो है फैमिली और होम। सोशल सेल्फ की बात करते हैं लाइक कि अदर्स जो है हमें किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम पेरेंट्स के लिए क्या हैं, हम अपने फ्रेंड्स के लिए क्या हैं। और फिर स्पिरिचुअल सेल्फ की बात करते हैं, आवर इनर सब्जेक्टिव बीइंग, उसकी बात होती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा वेस्टर्न पैराडिज्म है और जो इंडियन पैराडिज्म है साइकोलॉजी को देखने का, वो बिल्कुल ही विपरीत है। वेस्टर्न साइकोलॉजी फोकस करती है मटेरियलिज्म पे, जबकि हमारा जो है इंडियन पैराडिज्म जो है, इंडियन साइकोलॉजी जो है फोकस करती है स्पिरिचुअलिटी पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी हमें समझनी है, ये दोनों चीज़ें भी हमें समझनी है या हम लोग इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पहला जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो है वर्ल्ड व्यू है वो है रिडक्शनिस्ट और मटेरियलिस्ट व्यू, क्योंकि ये जो है फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे। ये जो है इनका गोल होता है कि हम जो है फुलफ़िल कर पाएँ अपने पर्सनल डिज़ायर, स्ट्रेंथन अपनी ईगो को बढ़ावा दे पाएँ, इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर पाएँ। जबकि इंडियन साइकोलॉजी जो है यूनिवर्सल और स्पिरिचुअल सेल्फ में मानती है, कॉन्शसनेस को प्राइमरी मानती है। ये जो है अपनी बॉडी को प्राइमरी मानते हैं, ठीक है। ये मटेरियल को प्राइमरी मानते हैं, ठीक है। तो ये इंडियन साइकोलॉजी जो है फोकस करती है यूनिवर्सल और स्पिरिचुअल सेल्फ पे। इनका गोल होता है कि हम ईगो को ट्रांसकेंड कर पाएँ, मतलब ईगो से आगे बढ़ पाएँ, यूनिवर्स के साथ हार्मनी से शांति से रह पाएँ। उसके साथ जो है हम अपने डिजायर्स और अपने डिजायर्स को जो है वो कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि उनका कोई जो है एंड नहीं है। तो ये उसकी बात होती है यहाँ पे। बेसिकली रियलिटी में वेस्टर्न पैराडिज्म में सिर्फ वेकिंग स्टेट होता है, मतलब सिर्फ 3 स्टेट्स की बात होती है कि वेकिंग स्टेट पढ़ी, तीनों स्टेट्स ख़त्म हो जाते हैं। जबकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाता है वेकिंग के साथ ड्रीमिंग और डीप स्लीप, ये तीनों स्टेट्स इंडिया में भी हैं। ये तीनों वेस्टर्न साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी बोले जाते हैं कि वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप का स्टेट। पर यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजी के साथ एक और 4th स्टेप आता है, वो है ट्रू प्योर कॉन्शसनेस, जिसको हम लोग तुरिया भी बोलते हैं, ठीक है।
तो माइंड और कॉन्शसनेस की बात होती है। माइंड यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट होता है, जबकि कॉन्शसनेस फुल रियलिटी है। और माइंड और कॉन्शसनेस इंटरचेंजेबली यूज कर दिया जाता है वेस्टर्न साइकोलॉजी के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे जो है गोल होता है अपनी डिविनिटी को जो है रियलाइज़ करना। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी और जानकारी हमें मिलती है कि इंडियन हिंदू पर्सपेक्टिव के अनुसार जो है हमें वेदों में, उपनिषद में, भगवत गीता में ये बताया जाता है कि हमारे सेंसेस जो है वो काफ़ी लिमिटेड हैं और ऑफन डिसेप्टिव हो सकते हैं। मतलब हमेशा जो है हमें वो सच ही बताएं ऐसा ज़रूरी नहीं है जो है, कितनी बार वो हमें धोखा भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे बात की जाती है कि आत्मन, इंडिविजुअल जो है वो ऑटोनोमस एंटिटी नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ द होल है। मतलब वो पूरे ब्रह्मांड का एक जो है आत्मा ही ब्राह्मण है, यानी यूनिवर्सल रियलिटी है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। यहाँ पे माया वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद होगा जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था। इलिमिनेट इंडिविजुअल डिजायर, इसकी बात होती है अपने इंडियन साइकोलॉजी में कि आप जो है इंडिविजुअल डिजायर्स को एलिमिनेट करिए, तो इसकी भी बात होती है यहाँ पे। ठीक है, और सेल्फ जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी का वो काफ़ी जो है बैरियर की तरह, डिसमेंटल्ड की तरह, मतलब एक इंडिविजुअल सेल्फ की तरह दिखाया जाता है, जबकि ईस्टर्न साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, इंडियन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। ये पूरा पार्ट ही होता है एक पूरे ब्रह्मांड का। ठीक है, आत्मा ही ब्राह्मण है, इसकी बात की जाती है यहाँ पे। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इसको लेके अलग अलग विचार सामने आते हैं। बुद्धिज्म जो है वो ये कहता है कि वो सोल को रिजेक्ट करते हैं, वो इटर्नल सोल को रिजेक्ट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो भी हमारा सेल्फ है या फिर जो भी हमारा सोल है वो एक इल्यूजन है, जस्ट हमारे टेम्पररी मेमोरी और हैबिट्स के कारण जो है वो एक इल्यूजन है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और वो काफ़ी टेम्पररी है, वो बदलते रहता है। डिटर्मिनिज्म में वो बात करते हैं कि हमारा हैबिट, हमारा हेरिडिटी, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे बिहेवियर को गवर्न करने में। ठीक है, ये काफ़ी सिमिलर है, बिहेवियरिज्म के काफ़ी सिमिलर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे बुद्धिज़्म का गोल होता है निर्वाणा को अचीव करना, लाइक कि माइंड को इस तरीके से डिसिप्लिन करना कि वो जो है अपनी सफरिंग ख़त्म कर पाए। ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस का एनहिलेशन। उसके बाद जो है जैनिज्म का भी व्यू पॉइंट सामने आता है। जैनिज्म में बोला जाता है कि हमारा जो है सोल, हमारा जीवा जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो इटर्नल भी है, बट वो चेंज करता है। और जो है हिंदुइज्म में बोला जाता है कि वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, अनेकांत वेदा का कॉन्सेप्ट भी आता है जैनिज्म में, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। मैनी साइडेडनेस बोलते हैं इसको, मैनी साइडेडनेस, जिसके अनुसार जो है ट्रूथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और कोई सिंगल व्यू पॉइंट जो है इसको कम्प्लीटली समझा नहीं सकता। की कॉन्सेप्ट एक और इसमें आता है कि जो है अपारिग्राह का कॉन्सेप्ट, कि जब जब जो है आप मटेरियल और साइकोलॉजिकल रियलिटी को पहचान पाएँ, आप जो है पोजेसिवनेस से ऊपर उठ पाएँ, ताकि जो है वो आपको आपके सोल को डैमेज ना करे। ठीक है, नॉन अटैचमेंट की बात की जाती है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है चाइनीज़ वे भी सामने आता है। चाइनीज़ वे देखने का इसको कन्फ्यूशियज्म और ताओइज्म जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। ताओइज्म में क्या बोला जाता है कि जो है आप नेचर के साथ हार्मनी में रहिए, आप नेचुरल ऑर्डर के साथ हार्मनी में रहिए, और जो है जो भी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है वही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। मतलब आप जैसे नेचर चल रहा है वैसे चलिए, बिना मतलब के जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और उससे मत बनिए। वैसी बात की जाती है ताओइज्म में। वो जो है रिजेक्ट करता है इंटेलेक्चुइज्म का, कि जो है वो फोकस करता है सिंपल हार्मनी नेचर के साथ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने को मना करता है। आप हार्मनी नेचर के साथ हार्मनी में रहिए, उसकी बात करता है। और कॉन्फ्यूशियनिज्म की बात करता है, एक और जो है एक और थॉट आता है चाइनीज़ ट्रेडिशन में, वो बात करता है प्रैक्टिकली जीने का, मोरालिटी के साथ जीने का, सोशल हायरार्की फॉलो करने का, सोशल ऑर्डर फॉलो करने का, फैमिली लॉयलिटी और एक आइडियल पर्सन, एक ट्रस्टवर्दी इंसान बनने की बात करता है अपना कन्फ्यूशियनिज्म। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो जाती है। चाइनीज़ फिलॉसफी भी जो है ऑर्डर, कंटिन्यूटी और सोशल हार्मनी की वैल्यू करती है। ठीक है, तो इंडिया वाला कॉन्सेप्ट भी आपने समझा ही कि जो है इंडियन साइकोलॉजी कैसे जो है आगे बढ़ती है। तो यहाँ तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है दुर्गानंद सिन्हा और वो सारी चीज़ें वो आपने देख ली।
विवेका और वैराग्य। अब देखिए इसमें जो है हम लोग को एक और चीज़ यहाँ पे एक डिस्कशन कर लेना है, जो हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि इंडिया में जो है 1916 में फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की शुरुआत होती है कोलकाता यूनिवर्सिटी में। एन सेन गुप्ता उनके ट्रेडिशन में ट्रेंड थे, वो लेके आते हैं इस चीज़ को। और 1922 में साइको एनालिटिकल एसोसिएशन भी बनता है, और जो है प्रोफेसर जी बोस जो है वो, जो कि फ्रॉडियन साइको एनालिसिस में ट्रेंड थे, वो इस चीज़ को फाउंड करते हैं। और फिर एक डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है अपने कॉलोनियल कॉपी में और अपने इंडियन इंडिजिनस साइकोलॉजी में, वेदास के अनुसार जो साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ था उसमें। तो ये दुर्गानंद सिन्हा का 4 फेज था, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्री इंडिपेंडेंस के दौरान जो है हम जस्ट कॉपी कर रहे थे वेस्टर्न जो भी साइकोलॉजी थी, जो भी टेस्टिंग थी, जो भी एक्सपेरिमेंट थे उसको। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो है हम वेस्टर्न थ्योरीज़ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करना शुरू करते हैं 1960s तक। फिर 1960s के बाद हमें समझ में आता है कि इंडियन जो इस सोसाइटल इशूज़ हैं उसको स्पेसिफिकली जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी की लिमिट्स पता चलती है हमें। इसीलिए जो है 1960s के बाद जो है जब लेट 1970 जाता है और प्रेजेंट तक जो है ये चीज़ें चल रही हैं कि हम जो है इंडियन साइकोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, जो वेदाज और योगा में जो है काफ़ी रूटेड है। तो यहाँ तक की बात हो जाती है। हमें ये चारों फेजेज याद रखने हैं। प्री इंडिपेंडेंस जिसमें कॉपी हो रही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1960s तक जिसमें जो है लिंक करने की कोशिश हो रही है वेस्टर्न साइकोलॉजिकल थ्योरीज को जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। फिर 1960s के बाद जो है 1970s तक जो है वो ये लिमिटेशन ही पता चलता है कि भाई जो है इंडियन साइकोलॉजिकल जो भी सोसाइटल इशूज़ हैं उसके अनुसार जो है ये काफ़ी लिमिट्स हैं, काफ़ी लिमिटेड होगा वेस्टर्न साइकोलॉजी को इसमें अप्लाई करना, ये उस इशू को रिजल्व नहीं कर पाएगा। और 1970s के बाद हमें इंडियन साइकोलॉजी हम डेवलप करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दुर्गानंद सिन्हा के जो है ये चारों फेजेज है जो हमें इवोल्यूशन बताता है अपनी इंडियन साइकोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद ये वाला व्यू मैंने आपको बताया ही कि वेकिंग स्टेट जो है उसकी बात करता है। वेकिंग स्टेट को वर्ल्ड व्यू, वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू दिखाता है। बायो साइको सोशल की बात करते हैं ये लोग, बॉडी और सोशल रोल्स समझते हैं ये लोग, बस इतनी ही जानकारी देते हैं। जबकि इंडियन साइकोलॉजी में वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप और तुरिया, इन चारों स्टेट्स की बात होती है। ट्रांसस्केंडल सेल्फ की बात होती है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो डायोक्टोमी इज ओनली रिलेटिवली रियल, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है, यही सत्य है, नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे आत्मन और तुरिया उसकी बात हो रही है कि मेन तो यही है, मेन जो है हमारा कॉन्शसनेस है वो प्राइमरी है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे इग्नोरेंस की भी बात होती है कि आप जो है जीवा को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपना आत्मन, क्योंकि जीवा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ही जो है सारे चीज़ों की, सारे सफरिंग का जड़ है। ठीक है, हमें एज ए होल पूरा आत्मन को ट्रीट करना होगा, ये बात की जाती है इंडियन साइकोलॉजी के अनुसार। और इसमें देखिए, इसमें एक और बात बोली जाती है कि विवेका और वैराग्य का यूज करना है। सोल्यूशन यहाँ पे हमारे इंडियन साइकोलॉजी में यही दिया जाता है कि हमें अपने विवेक का, अपने वैराग्य का जो है वो प्रयोग करना है, ताकि हम जो है इस वर्ल्ड में अच्छी तरीके से रह पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, विवेक का मतलब होता है कि आप जो है पता लगा पाएँ अपने रियल और क्या रियल है, क्या नॉन रियल है उसके बारे में, कि जो आपकी माइंड और बॉडी है वो जस्ट जो है नॉन रियल एस्पेक्ट्स हैं, रियलिटी आपका कॉन्शसनेस है, रियलिटी आत्मन है। आप जो है आत्मन और ब्राह्मण के बीच का जो है ये डिफरेंस वो देख पाएँ, वो कि हम जो है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम अलग नहीं है। ठीक है, और ये प्राप्त हो सकता है श्रवणा से और मनना से। श्रवणा मतलब लिसनिंग और मनना मतलब जो है रिफ्लेक्शन, आप उसके बारे में सोचें। और फिर जो है वैराग्य की भी बात की जाती है, डिटैचमेंट की भी बात की जाती है कि आप जो है पॉजेसिवनेस से बचें, अटैचमेंट से बचें, इस जो है वर्ल्डली थिंग्स से जो है आगे बढ़ें, और तब जाके जो है बात होता है निधि ध्यासना का, मेडिटेशन का, जिसमें हम रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन को ओवरकम करते हैं और अपने अंतिम सही सत्य को जान पाते हैं। ठीक है, जन्नी तक पहुंच पाते हैं, जो कि सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन बोला जाता है जन्नी को। ठीक है, तो यहाँ तक की समरी हो गई अपनी इंडियन और वेस्टर्न साइकोलॉजी के जो है कंपैरिजन को भी देखा हमने, कैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको भी समझा हमने।
फ्यूचर भी देखा कि जो है फ्यूचर जैसे जैसे आगे बढ़ने वाला है उसमें न्यूरोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और योगा और बुद्धिस्ट साइकोलॉजी भी साथ साथ चल रही है साइकोलॉजी के। अब हम जो है इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके आ रहे हैं, साथ में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले जो है लेक्चर में भी बताया था आपको कि जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी एक माइक्रोस्कोप की तरह चीज़ों को ट्रीट करता है, जबकि इंडियन साइकोलॉजी जो है एक टेलीस्कोप की तरह चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, और तब हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। और यही दोनों व्यू पॉइंट्स को साथ लेके चलेंगे तभी जो है फ्यूचर इन्हीं में है। हमें चूज नहीं करना है किसी एक व्यू पॉइंट को, दोनों को एक साथ लेके चलना है ताकि हम ह्यूमन एक्सपीरियंस को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, किसी को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है किसी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में भी। तो यहाँ तक की बात हो जाती है। अब जो है लास्ट थर्ड लेक्चर आने वाला है हमारा, जो कि इस पूरे टॉपिक को सम अप कर देगा अपना, जिसमें हम लोग पर्सपेक्टिव, ट्रेंड्स और डिबेट्स देखेंगे मॉडर्न साइकोलॉजी के। सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। बाकी जो भी देखिए इसमें 95% जो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की चीज़ें हमने कवर कर ली है। अब जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान हमारे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।